जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के चुनावी कैरियर पर और उनके द्वारा दिए गए अभी हाल ही में इंडियन स्टेट के ऊपर बयान को लेकर। कहते हैं कि कुछ लोग भारतीय राजनीति में, या यूं कहें कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जिनका दुर्भाग्य ही उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो जहां जाते हैं दुर्भाग्य उनके साथ साथ जाता है। यानी कि दुर्भाग्य ने कसम खा ली है कि राहुल गांधी को इस जन्म में तो प्रधानमंत्री या कोई सफल नेता वो बनने नहीं देगा। इसी का विश्लेषण आज हम अपने इस पॉडकास्ट में करेंगे। मौका था कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन का। खरमास खत्म हो चुका था। मुख्यालय उद्घाटन में कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी पहुंचते हैं। उद्घाटन समारोह अच्छा होता है और उसी उद्घाटन समारोह में कुछ लोगों की सभा होती है और उसी को राहुल गांधी जी संबोधित करने लगते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। राहुल गांधी जी आरएसएस, मोदी, बीजेपी सबको टारगेट कर रहे थे। टारगेट करते करते राहुल गांधी जी के शब्द मुंह से ये निकलता है कि उनकी लड़ाई बीजेपी, आरएसएस, मोदी, शाह इनसे तो है ही, लेकिन उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। इंडियन स्टेट का हिंदी में अर्थ होता है भारतीय गणराज्य। बस यही एक ऐसी लाइन थी जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश का आम नागरिक भी राहुल गांधी से पूछ रहा है और कांग्रेस से पूछ रहा है कि ये क्या आपसे टंग ऑफ स्लिप हुआ है, अनजाने में आपसे निकला हुआ है, या आपका इरादा ही था ये शब्द प्रयोग करने का। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से कंफर्म है और पूरे कंफर्मेशन के साथ ये आरोप लगा रही है कि ये भाषा टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत में है और जॉर्ज सोरोस के नेतृत्व में जो विदेशों में रहकर भारत की एकता और अखंडता को हमेशा चुनौती देता है, वही है जिसकी भाषा राहुल गांधी जी अपने संबोधन में बोल रहे हैं। ये पूरी तरीके से इरादतन बोला गया राहुल गांधी जी के द्वारा शब्द है। आप मोदी का विरोध करिए, आप शाह का विरोध करिए, आप अडानी का विरोध करिए, आप बीजेपी का विरोध करिए, आप आरएसएस का विरोध करिए, देश के लोग उससे प्रसन्न होते हैं। लोगों को अच्छा लगता है कि ठीक है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आपका कर्तव्य बनता है कि सरकार को आप चेताइए कि आपके द्वारा ये गलत किया जा रहा है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। लोग आपसे अपेक्षा भी करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसीलिए होता है कि जहां पर सरकार की नजर नहीं पहुंच रही है वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसका ध्यान ले जाए। इस बयान के बाद से मानो कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। अब कांग्रेस पार्टी बचाव करे तो कैसे करे, क्योंकि राहुल गांधी की उम्र 50 प्लस हो चुकी है और वो इतने अपरिपक्व नेता तो है नहीं कि उनको इंडियन स्टेट का मतलब नहीं पता। जिस व्यक्ति ने उनको लिख कर दिया होगा कि इंडियन स्टेट शब्द का प्रयोग करना है तो उसका अर्थ भी राहुल गांधी ने उससे पूछा होगा। अगर नहीं पूछा है तो इसका मतलब कि राहुल गांधी जी लिखी लिखाई बातें बोल जाते हैं, उनको भारतीय समाज और शब्दों का ज्ञान नहीं है। अगर उन्होंने पूछा होगा तो इसका मतलब कि उन्होंने इरादतन ये शब्द बोला है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय बैकफुट पर है और फ्रंट फुट पर इस समय भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। आप अगर राहुल गांधी के 2004 के बाद से कैरियर पर ध्यान दें तो उनकी उपलब्धि आपको कुछ भी नहीं दिखेगी। फिर आप कहेंगे अरे कैसे बात कर रहे हैं आप, उनकी उपलब्धि नहीं है, वो सांसद हैं, ऐसा वैसा। नहीं, वो सांसद इसलिए नहीं है कि उनमें कोई काबिलियत है। वो सांसद इसलिए हैं कि वो राजीव गांधी जी के पुत्र थे, सोनिया गांधी जी के पुत्र थे और इंदिरा गांधी जी के पोते थे। यही उनकी उपलब्धि। अगर उनकी जमीन पर उपलब्धि देखी जाए तो मेरी नज़र में उनकी उपलब्धि ये है कि उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उन्हें भारत को समझने का मौका मिला था और ये एक साहसी कदम था कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाला राजनेता कई 100 किलोमीटर पैदल चलता है और देश की नब्ज को टटोलता है। ये एक बेहतर कदम था, ये एक साहसी कदम था। लोगों ने तारीफ भी की थी, भले से लोगों ने सामने से नहीं की थी उनके विरोधियों ने, लेकिन अंदर खानी ये बात थी कि हाँ, राहुल गांधी जी द्वारा ये कदम बहुत ही बेहतर कदम था और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ा भी था। सीटों में परिवर्तन जो हुआ था थोड़ा बहुत, वो उसी के कारण हुआ था। अब बताइए राहुल गांधी जी कि आप अक्सर मोदी शाह का विरोध करते करते जब देश का विरोध करने लग जाते हैं तो आपकी प्रगति भारतीय राजनीति में कैसे हो सकती है? क्योंकि लोगों का मानना है कि राजनीतिक विरोध एक तरफ है, देश का विरोध एक तरफ है। लोग, आप राजनीति में किसी को कुछ भी कह दीजिए, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, उनका अपना राजनीतिक मसला है। लेकिन जब आप देश के खिलाफ बात करने लगते हैं, देश के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन करने लगते हैं,
तब लोगों की भौहें तन जाती हैं और लोग आपसे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। ना तो इसमें कोई जाति पीछे रहती है, ना कोई मत पीछे रहता है, ना कोई मजहब पीछे रहता है। सभी कहीं ना कहीं आपसे सवाल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर पूछने लगते हैं। आप राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर पर ध्यान देंगे तो राहुल गांधी कई बार समाज को तोड़ने वाली बात करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि भारत का विकास तो हो ही नहीं सकता जब तक जातीय जनगणना नहीं हो सकती। क्यों भाई? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर आपकी सरकारें देश ने 60 से 65 सालों तक शासन किया, तब जो है जातीय जनगणना हुई थी, तो उसका डेटा तो आज तक लोगों के सामने है नहीं। और जब हुई थी तो लोगों का भाग्य क्यों नहीं बदल गया? उनके तक बैंक अकाउंट क्यों नहीं पहुंचा 2014 तक? उनके घरों तक बिजली क्यों नहीं पहुंची? उनके घरों तक शौचालय क्यों नहीं पहुंचा? उनके घरों तक आवास क्यों नहीं पहुंचा? उनका बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुला? उनको सोलर लाइटें क्यों नहीं मिली? उनको आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बना? उनको 5 किलो राशन क्यों नहीं मिला? उनको जो है पेंशन क्यों नहीं मिली? किसान सम्मान निधि उनको क्यों नहीं मिली? देश की सड़कें क्यों नहीं बनी? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों मजबूत नहीं हुआ? आय के साधन क्यों नहीं बने? इंटरनेट लोगों के हाथ तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या कारण थे? अरे भाई, जातीय जनगणना ही इतना बहुत ज्यादा प्रगति का माध्यम था तो आप कर देते। किसने रोका था? आपकी सरकार थी। कौन रोका था भाई? मान लो आपको 14 के बाद ही लोगों ने रोका है ना, उसके पहले तो आपको किसी ने नहीं रोका था, आप कर देते। आपको पता है कि जातीय जनगणना से कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ आप जातीय जनगणना करा के हिंदुओं को जातियों में तोड़ना चाहते हैं और हिंदुओं के कुछ वर्गों का वोट लेकर और मुस्लिमों का कुछ पूरा वोट लेकर आप एक कॉकटेल बनाना चाहते हैं और सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। अगर आपके बयानों को और देखा जाए तो आप जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, एक तो आप अचानक जाते हैं और बिना बताए जाते हैं, ये आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन जब आप राजनीति में होते हैं तो आपका कुछ भी निजी नहीं रहता है। आप कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, किससे मीटिंग करते हैं, क्या करते हैं उस मीटिंग में, ये देश की जनता और देश की सरकार को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि वो देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी होता है। दूसरा, जब आप कभी कभी विदेश जाते हैं तो आप देश के चुनाव आयोग पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, यहाँ की मीडिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, यहाँ पे जुडिशरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं और कहते हैं सब मोदी सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई है। ये दर्शाता है कि आपका आपके ही देश के संस्थानों पर विश्वास नहीं है। लेकिन ये आप कतई कभी नहीं कहते कि मेरी चुनावी रणनीति में खामी है जिससे हम चुनाव नहीं जीते, मेरे संबोधन में कमी है, मेरी मेहनत में कमी है, मेरे मैनेजमेंट में कमी है, मेरे नेताओं में कमी है, जिस वजह से हमारी पार्टी और हम चुनाव हारते हैं। लेकिन इन सबको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, सिवाय मोदी, शाह और आरएसएस, मीडिया, इन सबको कोसने के बजाय आप अपनी ही कमी को नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज करते ही नहीं है, सामने की ताकत क्या है आप उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन 24 घंटे हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जहां वो एक तरफ विकास करने के नए कीर्तिमान रचती है, वहीं दूसरी तरफ वो देश में पूरी तरीके से राजनीति को एक रूपता प्रदान की है। उसने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सबको एक गठजोड़, एक राष्ट्र के नीचे ला दिया है। ना तो कहीं क्षेत्र का विरोध है, ना कहीं जाति का विरोध है, ना कहीं धर्म का विरोध है, ना कहीं संप्रदायवाद का विरोध है। उसने 2014 के बाद से पूरा प्रयास किया है कि एक छत्र के नीचे पूरा देश हो और उसके लोग हों, और राष्ट्र के प्रति उनका जो आत्मसम्मान है वो 2014 के बाद से बढ़ा है। अब राहुल गांधी जी के कई और बयानों को मैं आपको याद दिला देता हूं कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो बाहर निकलकर लड़कियां छेड़ते हैं। तो अब ये बताइए, आप हिंदुओं पर ही बोल सकते हैं पहली बात तो, दूसरे पंथ पर बोलेंगे तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। वहां पर आपकी हिम्मत नहीं है। आप इसलिए हिंदुओं को बोल देते हैं क्योंकि हिंदू सहिष्णु होता है, वो ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ता है। आप कहते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, तो राहुल गांधी जी आप भी कई बार मंदिर गए हैं, आपके रिश्तेदार भी कई बार मंदिर गए हैं, आपके राजनेता भी मंदिर गए हैं, तो क्या वो मंदिर में पूजा करने के बाद आकर बाहर लड़की छेड़ते हैं? तो इसका मतलब कि पूरी कांग्रेस आज जेल में होनी चाहिए, तो क्यों जेल में नहीं है? उसके बाद फिर आप कहते हैं राफेल में घोटाला हुआ, राफेल में घोटाला हुआ। जब वो बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ तो आपने उस मुद्दे को छोड़ दिया। फिर आप कहते हैं कि अरे देश अडानी अंबानी को बेच दिया गया है, ऐसा वैसा। अरे भाई, देश के लोगों को अडानी अंबानी से क्या ही मतलब है? राफेल से क्या मतलब है बताइए? भाई, लोगों को 2 वक्त की रोटी चाहिए, खाना चाहिए, आवास चाहिए, बिजली चाहिए, सड़कें। अडानी अंबानी, ये फलाना ढिमाका, ये क्या बातें हैं? ये बात तो वही समझेगा ना जो पढ़ा लिखा है, जो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है। उसको तो पता होगा ना कि जो है राफेल में क्या सौदा है, किसका कॉन्ट्रैक्ट है, किसने साइन किया, कितना परसेंट। ये आप समझ रहे हैं, लोग थोड़ी ना समझ रहे हैं। तो पहली बात तो आप वो मुद्दा ही नहीं उठाते जो लोगों से कोरिलेट करता हो। आप वो मुद्दे उठाएंगे जो लोग अपने आप से आत्मसात ही नहीं कर पाते, और वो गलत मुद्दा उठाते हैं। आप माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा इस समय आपने जो है संविधान का मुद्दा बनाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है। भाई, वो क्यों खत्म करेगी?
भाई उसको खत्म करने की जरूरत क्या है? वो बहुत संविधान में संशोधन करने का अधिकार उसको संविधान ने खुद दिया। वो संशोधन करेगी, खत्म क्यों करेगी? और खत्म करके उसको मिलेगा क्या? वो उसकी 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो क्यों खत्म करेगी भाई? आप हमेशा कहते हैं कि दलितों का शोषण हो रहा है। भैया दलितों को आवास, शौचालय, उनका बैंक अकाउंट, उनको सुरक्षा योजना, उनको किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन और कई तरीके की आर्थिक योजनाओं का लाभ, सड़क, बिजली, पानी, सब तो उनको मोदी सरकार में मिला है। आपकी सरकार में तो इतना ज्यादा घोटाला होता था कि राशन ही नहीं मिलता था। 5 किलो तो चलो इनको हर व्यक्ति के हिसाब से पर महीने मिल रहा है मोदी सरकार में, और बायोमेट्रिक कर दिया है कि कोई भी कोटेदार उसको बेच नहीं सकता है। आपके शासनकाल में तो पूरा का पूरा राशन ही कोटेदार बेच डालते थे। आप कह रहे हैं कि वो भीख दे रहे हैं, तो भाई आपके समय में तो भीख भी नहीं मिलती थी जनता को। तो ये सब बयान क्या बताते हैं कि आप कितने परिपक्व नेता हैं। आप अपनी कमी नहीं ढूंढते, आप सामने वाले में कमी ढूंढते हैं कि उसमें क्या कमी है, मैं लोगों को बताऊं कि नहीं सामने वाले में कमी है। आप गलत व्यक्ति को चुन रहे हो। भाई जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो गलत व्यक्ति को सत्ता दे देगी, उसने सही व्यक्ति को सत्ता सौंपी है। आप सत्ता पर काबिज होना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं कि वे मोदी जैसा पिछड़ा जाति से आने वाला नेता कैसे देश का सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो हमारा अधिकार है, खानदानी अधिकार है। ऐसा नहीं है। जमाना बदल चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं, इंटरनेट आ गया है, गूगल बाबा आ गए हैं, सब लोग सबका इतिहास पता है कि आपने सनातन और हिंदुओं को किस तरीके से उन चोट पहुंचाई है, उनके आत्मसम्मान के साथ कब कब खिलवाड़ किया है। ये सनातन और हिंदू समाज अच्छी तरीके से समझता है। आपने देश के लिए क्या किया? हर समय देख लीजिए, पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, अब कभी नहीं होती है। हर समय वो सीज फायर का उल्लंघन करता था पाकिस्तान, अब कभी नहीं करता, सपने में नहीं करता। उसको पता है कि जो इनके पिताजी यहाँ बैठे हैं वो लाहौर में और कराची में घुस जाएंगे, इसलिए वो नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि राहुल गांधी जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो बहुत उथल पुथल भरा हुआ है। उनको खुद नहीं पता होता है कि उनको कब क्या बोलना है, किस मात्रा में बोलना है, किसके सामने बोलना है, उसको इंटरप्रिटेट कैसे करना है, मतलब कुछ भी राहुल गांधी को पता नहीं। बस उनको पता नहीं कौन उनका सलाहकार है, स्क्रिप्ट पकड़ा देता है कि साहब आपको ये बोलना, वो जाके बोल देते हैं, और जब उन पर वार पलटवार होती है तो वो गायब हो जाते हैं, मीडिया में ही नहीं आते हैं। फिर कुछ दिन बाद निकलेंगे, अरे संविधान खत्म कर रही है। संविधान कोई नहीं खत्म करेगा यार। संविधान क्यों खत्म करेगा? उसमें संशोधन का आर्टिकल दिया हुआ है 368, उससे संशोधन करेगा, खत्म क्यों करेगा कोई? तो इस विश्लेषण में यहाँ तक है। बाकी राहुल गांधी आपकी नज़र में कैसे हैं? राहुल गांधी में पॉजिटिविटी क्या है? आप उनको कैसे देखते हैं? उनका आगे कैरियर क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपनी राय। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। राम राम।